आज हमारी लैब 3 है। लैब 3 इज़ अबाउट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो कि हमने वीक 3 में पढ़ा है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन लैब 3 करने से पहले सबसे पहले हम प्रीवियस लैब्स का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस लैब्स में हमने क्या सीखा है कि हमने किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर लिखना होता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम के नेम में आपने स्पेस नहीं देनी, उसको वेरिएबल नेम रखना है, ताकि आप जब भी उसको कंपाइल करें तो उसमें आपके पास सही आउटपुट जनरेट हो, ठीक है। अगर आप फाइल का नेम गलत रखते हैं तो फर्स्ट टाइम तो आपकी आउटपुट सही जनरेट हो जाती है, लेकिन बाद में नहीं होती। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इसलिए प्लीज़ जो है आप फाइल का नाम वेरिएबल नेम रखें। वेरिएबल नेम्स के रूल हमने पढ़े थे, वो रूल्स को फॉलो करें और अपनी फ़ाइल का नाम रखें, तो आपकी फ़ाइल में कोई भी एरर, जो भी कंपाइलेशन के टाइम पे एरर जो होता है, यानी वो दोबारा से रिकन्फिगर नहीं होती, ठीक है। यानी जब आप एक प्रोग्राम बना लेते हो और उसमें कोई अपडेट करते हो, उसको कंपाइल करते हो, तो वो अपडेट हो जाती है। अगर फ़ाइल का नाम सही नहीं होगा तो आप जब फ़ाइल को अपडेट करोगे तो वो फ़ाइल का जो प्रीवियस वाली आउटपुट है वही देगा, उसको अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात ये। फिर सेकेंडली हमने ये पढ़ा था कि हम लाइब्रेरी फ़ाइल ऐड करते हैं ताकि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसको समझ आ जाए कि हम C++ में लिख रहे हैं और C++ की लाइब्रेरी को फॉलो कर रहे हैं। फिर C++ पे भी हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस को फॉलो कर रहे होते हैं कि नेम स्पेस के अंदर हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर फंक्शंस डिफ़ाइन है उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। फिर हम मेन डिफ़ाइन करते हैं और जो भी हमारा कोड होता है वो मेन के अंदर लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, इंट मेन राउंड ब्रैकेट, और उसके अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है। चूँकि मेन के साथ इंटीजर लिखा होता है इसलिए हमने एंड में रिटर्न स्टेटमेंट लिखी होती है। फर्स्ट लैब में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं और किस तरीके से अगर हमने कोई भी स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करानी होती है तो हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं इंट नम के नाम से, और वो नंबर जो है वो हमारे पास हमने यूज़र से लेना है, ठीक है। जब भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा होता है, जब भी लैब के अंदर में टास्क पूछा होता है एंटर अ नंबर टेक अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, उसका क्या मतलब है कि आपने इनपुट का फंक्शन यूज़ करना है, यानी स्क्रीन पे यूज़र नंबर एंटर करे तो आपके पास वैल्यू आए, ठीक है। अगर ये ना लिखा हो टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र तो आप खुद से कोई वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू 4, 5 कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूज़र से लेनी है तो आपने सी इन का फंक्शन यूज़ करना है, और हम सी इन फंक्शन के साथ सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपरली जो है वो समझ आ सके कि हमने नंबर एंटर करना है या कैरेक्टर एंटर करना है। जो भी हम यूज़र को मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम सी इन के फंक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट का फंक्शन हमने ये यूज़ किया था कि हम जो भी नंबर एंटर कर रहे हैं वो हमारे पास नंबर के अंदर सेव हो रहा है इनपुट फंक्शन यानी सी इन के थ्रू। और अगर हम स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, यूज़र को कोई पैगाम देना है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ एंटर अ नंबर। उसमें हमने क्या लिखा है, एंटर अ नंबर, ठीक है। अब सी इन के थ्रू हमने नंबर ले लिया और सी आउट के थ्रू हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। जब हम इसको चलाएंगे स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर अ नंबर, और फिर हमारे पास क्या हो रही होगी, स्क्रीन ब्लिंक हो रही होगी। हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो हमारे पास नम के अंदर जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है वो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़े थे, यानी जो भी पहली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। सीक्वेंस के साथ नंबर वाइज, ऑर्डर वाइज हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ा कि हम डिसीजन बेस्ड इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि अगर ये नंबर के अंदर ये वैल्यू हो तो कंडीशन चले, अदरवाइज़ ना चले। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहती हूँ, अगर नंबर में 10 है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो हमारे पास वैल्यू गलत है, ठीक है। इफ़ आपने जब भी लेटर्स लिखने हैं C++ में तो आपने स्मॉल कैप्स यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स हमारे पास हमेशा स्मॉल कैप्स में होते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने कैपिटल में इफ़ लिखा था तो वो उसको डिटरमाइन नहीं करा था, उसको ब्लैक नहीं करा था। ब्लैक क्या होते हैं, जो भी ब्लैक कर रहा होता है, रिटर्न हो गया, इफ़ हो गया, इंट हो गया, नेम स्पेस हो गया, यूजिंग हो गया, ये सारे हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इफ़ हमने चेक किया नंबर इक्वल टू 10, हमने चेक किया कि अगर तो नंबर 10 है तो स्क्रीन पे प्रिंट करा दो यू हैव एंटर्ड 10, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके पास क्या है, अगर आप नंबर में 10 एंटर करोगे तब ही ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। अगर आप नंबर में 10 की बजाय कुछ और प्रिंट कराएंगे
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर में प्रिंट कराती हूँ 2, तो मेरे पास स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में क्या कंडीशन लगाई हुई थी, मैंने कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कंडीशन ये लगाई थी कि अगर नंबर में 10 है तो ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट ना चले। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो 2 इक्वल टू 10 नहीं होता, यानी 2 10 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हमारे पास क्यों है कोई भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास नंबर के अंदर 10 है या नहीं, उसको चेक करने के लिए आप 2 दफ़ा इक्वल लगाते हैं, 1 दफ़ा इक्वल नहीं लगाते। 1 दफ़ा इक्वल का क्या मतलब होता है, नंबर के अंदर 10 सेव कर दें। ठीक है, अगर हम इसको 1 दफ़ा इक्वल लगा के चेक करें तो आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे, आपके पास लिखा हुआ आएगा यू हैव एंटर्ड 10। क्यों लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है। ऑल्दो आपके पास नंबर के अंदर 3 सेव हुआ था, लेकिन आपने इफ़ के अंदर क्या लिखा है, इफ़ नंबर इक्वल टू 10, यानी नंबर के अंदर 10 सेव हो जाए। ठीक है, इसलिए अगर इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं तो आप नंबर इक्वल टू 10 लिखें, तभी वो इक्वालिटी को चेक करेगा, अदरवाइज़ वो 10 को इसके अंदर सेव कर देगा। एक और चीज़, अगर आप सेमी कॉलन लगा देते हैं तो आपका इफ़ ख़त्म यहाँ पर हो जाता है, ये स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट नहीं रहती। ठीक है, अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया है तो आप नंबर के अंदर जो भी वैल्यू एंटर करें उस पे कोई भी एक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट हर सूरत में चलेगी सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू, क्योंकि आपकी जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और ये आपकी सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि सी इनके बाद इफ़ यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चलाओ। तो आप बेशक कोई भी नंबर एंटर करें, 6 एंटर करें, तो आपके पास क्या आएगा, यू हैव एंटर्ड 10 लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि गलत आउटपुट है। ठीक है, इसलिए आपने ये दोनों चीज़ें जहन में रखनी है कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर इक्वालिटी के लिए जब भी यूज़ करना है तो 2 दफ़ा इक्वल लगाना है, और इफ़ के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इफ़ की कंडीशन होगी, सिंपल डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाए, और अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो क्या करें, कुछ भी ना करें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कंडीशन ट्रू हो फिर तो कुछ प्रिंट हो जाए, और कंडीशन फॉल्स हो फिर भी कोई मैसेज प्रिंट हो, तो आप इफ़ के साथ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं एल्स का। ठीक है, एल्स का क्या मतलब होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास एफ चल जाता है, तो आप लिख सकते हो यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर, कुछ भी लिख दें, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर। अब आपके पास क्या होगा, अगर तो आप 10 एंटर करोगे तो आपके पास यू हैव एंटर्ड 10 आ जाएगा, और अगर आप 10 के अलावा कोई भी नंबर एंटर करेंगे, 4 5 6 10 100 नो सॉरी 10 नहीं 100 200 कुछ भी, ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन पे लिखा आएगा यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, इफ़ आपके पास इफ़ की सूरत में क्या है, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स चला, अदरवाइज इफ़ चला। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इफ़ एल्स को कंपाउंड स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इफ़ के साथ एक और इंस्ट्रक्शन आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो यू हैव एंटर्ड 10 और आप एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहते हो कॉन्ग्रेट्स या कुछ भी, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट कराना चाहते हो या कुछ भी कराना चाहते हो, तो आपके पास क्या है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। जब भी आप 2 स्टेटमेंट इफ़ के अंदर लिखते हैं तो आपके पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाती है। आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्यों, क्योंकि एरर क्या आएगा, एरर ये आएगा, मैं आपको बताती हूँ। हम एरर चेक कर लेते हैं कि कंपाइलर हमें क्या एरर दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ़। ठीक है, एक चीज़ याद रखें, एल्स जो है वो इफ़ के बगैर नहीं आ सकती, एल्स तभी आएगी जब आपके पास इफ़ होगा। अब वो ये क्यों कह रहा है, वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर इफ़ में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी तो हम उसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, पहले तो एक, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट ना लिखें, ठीक है, अगर हम विदाउट एल्स अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखते तो ये हमारे पास चल जाती, लेकिन पहली स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट होती, दूसरी ना होती। अभी एल्स है तो हमें कंपाइलर ने बता दिया कि इफ़ ख़त्म होगा तो एल्स आएगा। ठीक है, अगर हम खाली इफ़ होता तो हमें
खुद से पता होना चाहिए था कि पहली स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट है और दूसरी स्टेटमेंट हर सूरत में चलेगी, ठीक है। इसलिए जब भी आपने इफ़ में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं तो आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे तो आपके पास क्या होगा, अगर नंबर में 10 होगा तो यू हैव एंटर्ड 10 और कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ आएगा। ये देखें आप, जैसे ये देख सकते हैं कि क्योंकि एंड एल नहीं लगाया तो इसी के आगे हमारे पास कॉन्ग्रेट्स लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जब भी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखें, इफ़ में लिखें या एल्स में भी अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपने लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अच्छा, ये कुछ लोग यूँ भी कर सकते हैं कि इफ़ एल्स में हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करें, बेशक एक स्टेटमेंट हो या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो, ताकि आपकी कभी भी गलती ना हो। तो आप ये रूल भी अप्लाई कर सकते हो कि हमेशा इफ़ एल्स के साथ इफ़ एल्स का जब भी ब्लॉक लिखो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अदर देन 10 वैल्यू एंटर करती हूँ तो यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट नंबर, जो कि सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, वो प्रिंट हो गई है मेरे पास, ठीक हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये तो हमने इक्वालिटी चेक करी थी ना कि हमारे पास इक्वल टू 10 है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फिर तो 10 प्रिंट हो जाए। अगर फॉल्स है तो फिर एक और चीज़ चेक करें। अगर फॉल्स है तो एक और चीज़ चेक करें, और वो चीज़ क्या आप चेक करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये लिखा रहे, आप ये चेक करें कि आपके पास नंबर जो है वो 10 से लेस है या ग्रेटर है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं कि आप एल्स के अंदर, क्योंकि ट्रू में तो सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है ना कि नंबर इक्वल टू 10 है। अगर 10 है तो उससे आगे आप कुछ चेक तो नहीं कर रहे। अगर 10 नहीं है, 0 है, 9 है, 99 है, 27 है, कोई भी नंबर है, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो 10 से बड़ा है या नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड वाली जो बात है वो एल्स के अंदर आएगी। एल्स के अंदर आप क्या चेक करोगे, इफ़ नम ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर नम ग्रेटर देन 10 है तो सी आउट 10 इज़ योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक हो गया। आप ये प्रिंट कर सकते हो। एल्स आप लिख सकते हो, अगर वो ग्रेटर देन 10 नहीं है तो ऑब्वियसली वो लेस देन 10 होगा ना, ठीक है। इक्वल टू 10 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल टू तो हमने ऊपर चेक कर लिया था। अगर वो फॉल्स हुआ तभी हमारे पास एल्स में आए हैं ना। तो एल्स में हमारे पास ये वाली कंडीशन तो निकल गई इक्वल वाली, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। अगर ग्रेटर तो हमने प्रिंट करा दिया, तो हम यहाँ पे एक और इफ़ भी लगा सकते हैं, इफ़ नंबर लेस देन 10। तो उसका क्या नुकसान होगा कि ये बेशक ये आप चेक करें ट्रू, फिर भी आपके पास ये प्रिंट हो रहा है, और आप दोबारा इफ़ चेक कर रहे हो, इफ़ नंबर लेस देन 10, वो भी चेक कर रहा है उसको, ठीक है। बेशक उसको प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी प्रिंट कर देगा, एल्स को चेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और भी तरीका था कि यहाँ पर आप लिख दो इफ़ नंबर लेस देन 10, तो प्रिंट क्या कर दे कि योर नंबर इज़ लेस देन 10, ठीक हो गया। लेकिन क्या होगा कि बेशक नंबर ग्रेटर देन 10 हो, लेस देन 10 हो, दोनों सूरतों में दोनों कंडीशन चेक होंगी। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंट हो और एक्स्ट्रा चीज़ों को ना चेक करे, यानी अगर पहली कंडीशन जो है वो आपकी फ़ॉल्स है तो ऑब्वियसली दूसरी ट्रू होगी, या पहली ट्रू है तो दूसरी फ़ॉल्स होगी। इस सूरत में हम इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने इफ़ लगाया कि अगर नंबर 10 नहीं था तो हमने चेक किया कि नंबर ग्रेटर देन 10 है, तो हमने लिख दिया ग्रेटर देन 10 है, और एल्स हमने लिख दिया नंबर इज़ लेस देन 10। अब एक चीज़ देखें कि आपके पास चूँकि इफ़ एल्स के साथ आपने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं की, इसलिए इस एल्स की स्टेटमेंट सिर्फ ये वाली है। इससे नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बेशक आप इंडेंट करके इसके नीचे लिखें, या आप जैसे पहले लिखी हुई थी वैसे लिखें, तो ये दोनों आपके पास एल्स का पार्ट नहीं है। यानी आपके पास अगर कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में आएगा, फिर चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट कर देगा। और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो दोनों के साथ प्रिंट करेगा, ये वाली ट्रू हो या ये वाली ट्रू हो, ये वाली स्टेटमेंट लाजमी प्रिंट होगी, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ एल्स। आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए ये वाली लाजमी चलेगी। लेकिन चूँकि नेस्टेड इफ एल्स है तो ये वाली इंस्ट्रक्शन में डिसाइड होगा कि पहली चलेगी या दूसरी चलेगी,
और ये इंस्ट्रक्शन हर सूरत में एल्स के केस में चलेगी अगर आपका ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कि आप इफ़ चेक कर रहे हो, फिर एल्स चेक कर रहे हो, उसके बाद दोबारा इफ़ चेक कर रहे हो। इसका एक और तरीका भी है कि आप एल्स इफ़ का कॉम्बिनेशन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ नंबर इक्वल टू 10, इफ़ एल्स क्या होता है, दो कंडीशन चेक करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू हो गया तो ये चल गया, फॉल्स हो गया तो यह चल गया। अगर आप कहते हो कि आपकी एक से ज़्यादा कंडीशन है, यानी 10 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 10 भी हो सकता है और लेस देन 10 भी हो सकता है, तो आप एल्स इफ़ का कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हो। इफ़ में चेक किया ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स के साथ आप एक और इफ़ लगा दो, इफ़ नंबर लेस देन 10, तो आप क्या करो, सी आउट करा दो नंबर इज़ लेस देन 10। ठीक है, एल्स एक और आप लगा दो, एल्स सी आउट। अब थर्ड कंडीशन के साथ और कोई कंडीशन नहीं है तो आप सिंपल लिख दो नंबर इज ग्रेटर देन 10। ठीक हो गया। तो ये आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। अगर ये ट्रू नहीं है तो चेक करें ये ट्रू है, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट कर दे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बन गया, यानी ट्रू, फिर इसमें से ट्रू फॉल्स चेक कर रहा है, यानी आपके पास तीनों चीज़ें चेक हो रही हैं, इक्वल टू 10 है, लेस देन 10 है या ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, या इक्वल नहीं होगा, लेस नहीं होगा तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपके पास क्या है, इसी का ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर आप इसको रन करेंगे और रन करके आप कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू के हिसाब से वो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 एंटर करती हूँ तो वो लिखेगा नंबर इज़ लेस देन 10। तो आप क्या कर सकते हो, आप अब चेक कर सकते हो अपने प्रोग्राम में बेस्ड ऑन द वैल्यू कि मुझे क्या काम करना है। मुझे ये प्रिंट कराना है कि यू हैव एंटर 10, या ये प्रिंट कराना है कि जो नंबर मैंने एंटर किया है वो लेस देन 10 है, या ये प्रिंट कराना है नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब आपका प्रोग्राम थोड़ा इंटेलिजेंट होता जा रहा है कि वो उसको समझ आ रही है कि भाई यूज़र जो इनपुट एंटर कर रहा है उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यूज़र की इनपुट की बेस पे हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं ना, अपने लॉगिन पासवर्ड करते हैं तो हम जो यूज़र नेम एंटर करते हैं वो यूज़र नेम अगर ट्रू होता है, सही होता है और पासवर्ड सही होता है तो लॉगिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो कि अगर आप यूज़र से यूज़र नेम लो और पासवर्ड लो और उनको चेक करो दोनों को कि अगर आपका यूज़र नेम भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है तो आपके पास क्या हो, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए लॉगिन। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको सिर्फ इतना देखते हैं, बाकी उसको एडवांस में कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि कंडीशनल डिसाइड कर रहा है कि इसको लॉगिन कराना है या नहीं कराना। ठीक है, लेकिन आप डिसाइड करने में क्या हो रहा है, 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं आपके पास। ठीक है, वो आपको चेक कर रहे हैं यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने ये नहीं चेक करना कि नंबर 10 है या 11 है या कोई भी स्पेसिफिक नंबर चेक नहीं करना कि वो ग्रेटर है लेस देन है, बल्कि आप चेक करें कि यूज़र जो नंबर एंटर कर रहा है वो 0 से 100 के बीच में है। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, 2 कंडीशन है, एक नंबर इज़ लेस देन 0 और एक नंबर इज़ लेस देन 100 और दूसरा नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर आप 0 को ऐड करना चाहते हैं तो आप इक्वल भी लगा सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब आपने उसको चेक कैसे करना है, एक तो तरीका ये है कि सिंपल जैसे हमने पढ़ा है कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इक्वलिटी आपने चेक करनी है बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप क्या करें, अब दोबारा से चेक करें कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो फिर आप सी आउट करा सकते हैं कि योर नंबर इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 100। 2 कंडीशंस होगी ना आपकी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 100 होना चाहिए। अब देखिए इफ़ के अंदर इफ़ लिखी हुई है और साथ कोई एल्स भी नहीं है और इस इफ़ की भी कोई एल्स नहीं है, तो आप रादर के ये 2 इफ़ लगाएं, आप इफ़ की इस कंडीशन को इस कंडीशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, ये क्या थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे,
इलॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। अब दो कंडीशंस को मैं ना राउंड ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये ऑप्शनल होता है, अगर ना भी लिखें आप फिर भी चलेगा, लेकिन इससे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है आपका। ये इफ़ हटा दें। अब क्या हो गया, इफ़ के अंदर इफ़ लिख के भी आप कर सकते थे, दोनों तरीके ठीक है। और आप लॉजिकल ऑपरेटर अपना यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को और ज़्यादा रीडेबल बना देता है। आप उसको बड़े अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि आपने एक कंडीशन 1 लिखी और लगाया कि भाई कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो 0 से 100 की रेंज के बीच में आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपके पास वो 0 से 100 की रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके अपनी चीज़ों को प्रिंट करा सकते हैं या अपनी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू इस रेंज के अंदर है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने ग्रेड्स भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर एंटर करें, अगर 0 से 33 के बीच में है तो इसका मतलब है कि वो फेल हो गया। ठीक है, अगर आपके पास 33 से 50 तक है तो उसका डी ग्रेड है। इसी तरह ऑनवर्ड आप जो भी स्केल्स डिसाइड करते हैं तो आपके बेसिकली जो ग्रेड कैलकुलेट हो रहे हैं LMS के ऊपर, वो इसी तरीके से होते हैं कि आपके नंबर जो भी टोटल कैलकुलेट होते हैं उनको चेक करते हैं कि आपकी इधर के वैल्यू इस रेंज के अंदर है, यानी आपका ये ग्रेड बन रहा है या आपका ये ग्रेड बन रहा है। वो भी रेंज स्पेसिफाई होती है, आप लोगों को भी पता है कि वो क्या है। उस रेंज के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ग्रेड। यूज़र से पूछें, कौन अपने नंबर एंटर करे, वो नंबर एंटर करेगा, वो आपको बताएगा कि भाई अगर आपके इतने नंबर आएंगे तो आपका ये ग्रेड बनता है। तो आप इस तरह का एक प्रोग्राम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, रेंज आपको रेंज बता दिए कि ये रेंज 0 से 100 के बीच में। अगर आपकी रेंज आपको पता है कि 0 से 33 वाला जो है वो आपका फेल होता है। ठीक है, 0 से 33 वाले को आप कह दो फेल है, और यहाँ पर आप दोबारा लगा लो एल्स इफ़ अगर वो उसकी रेंज जो है, बेशक इसी को कॉपी कर लें आप और वैल्यूज़ को चेंज कर लें, लेकिन मेरी सजेशन ये कि लिखें खुद। ठीक है, आप चेक करें कि अगर वो 33 से यानी 34 से लेके 45 तक फॉर एग्ज़ाम्पल है तो उसका क्या ग्रेड बन रहा है, डी ग्रेड बन रहा है। तो इस तरीके से आप दोबारा से आगे इफ़ एल्स लगा सकते हैं, एल्स इफ़ का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। इसको आप दोबारा से कॉपी करें और लिखें कि भाई अगर वो 46 से लेके 55 तक है तो आपके पास वो कौन सा ग्रेड बन रहा है, 55 तक है तो कौन सा ग्रेड बनेगा, डी से पीछे कौन सा ग्रेड होता है आपके पास, सी ग्रेड बनेगा। इसी तरीके से आप ग्रेड्स अपने C+C- जो भी ग्रेड हैं आप दोबारा एल्सिफ करके जब आपकी रेंज ख़त्म हो जाए तो भाई आप कहें कि भाई इतने पे पास हो गया या आप रेंज स्पेसिफाई आपकी होगी। ठीक है, आप देख लें, आपने 7 कंडीशन लगानी है तो आप इस तरह से अपने ग्रेड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब आप प्रोग्राम सोचें, कोई भी क्वेश्चन सोचें और उस क्वेश्चन को इफ़ एल्स के थ्रू या किसी भी कंडीशन के थ्रू जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं उसके थ्रू चेक कर सकें। अब आपने देखा है कि इफ़ एल्स में आपके पास ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़्यादा रेंजेस भी सिलेक्ट हो सकती हैं। अब जैसे हमने पिछली पढ़ी थी कि 10 एंटर कर रहा है या 9 एंटर कर रहा है या 7, अगर हमें एग्जैक्ट इक्वालिटी चेक करनी है और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की करनी है, 9, 10, 100, 200 की चेक करनी है, तो इफ़ एल्स की बजाय हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन होती है, वो होती है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, या उसमें हम स्विच या केस को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास इक्वालिटी चेक करती है। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि स्विच के हमने चेक किया कि अगर नंबर के अंदर 0 है यानी केस 1 है, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो सी आउट कर दे 1। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं और ब्रेक लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, इसे 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यू एंटर करेंगे उसके लिए उतने ही केसेस, जितने आप केसेस लिखेंगे उतनी ही वैल्यूज़ को वो चेक करेगा। ठीक है, इसका एक और तरीका भी ये था कि आप लिख देते इफ़ नम इक्वल टू 1 तो प्रिंट करा दे सी आउट 1। ये दोनों एक ही तरह की स्टेटमेंट है। देखने में आपको ये छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है, लेकिन क्या होता है इसमें बार बार इक्वल टू लिखना, अगर आप एक इक्वल मिस कर देते हैं या इसके बाद में सेमी कॉलन लगा देते हैं या कोई गलती कर देते हैं तो आपके पास मुश्किल हो जाता है बार बार कंडीशन, या आपकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इफ़ एल्स हो जाती हैं तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। स्विच में इजी होता है
क्या आपने सिंपल केस लिखना है, आपने इसका मतलब है कि नंबर के अंदर 1 वैल्यू होगी, नंबर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इस और स्विच में हमारी सिर्फ इक्वालिटी चेक होती है, हम रेंज नहीं बता सकते 1 से 100 के बीच में, 2 से हम एग्जैक्ट बताएंगे। अगर केस 2 है तो आपके पास ये सी आउट हो जाए 2, ठीक है। इसी तरह हम मल्टीपल इसको कर सकते हैं, मल्टीपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने 3 4 5 6। अच्छा, इसकी ऑप्शन, इसकी जो एग्जांपल है, जैसे इफ एल्स की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी रियल लाइफ में, वो क्या होती है, यूज़र नेम पासवर्ड आप चेक करते हो। स्विच की एग्जांपल क्या होती है, जैसे आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हो, वो कहते हैं कि अगर आपने कार्ड एंटर करना है तो 1 दबाएं, अगर आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 2 दबाएं, अगर आपने कस्टमर सर्विस से बात करनी है तो 0 दबाएं। तो वो जो 1 2 0 और एग्जैक्ट वैल्यूज़ चेक कर रहे होते हैं, वो बेसिकली केसेस के थ्रू चेक हो सकती हैं कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो उसको इस मेन्यू में ले जाएं, उसके अंदर हम कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस के इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इफ़ एल्स में लिखेंगे, हमने इफ़ लिखा, उसके बाद एल्स ढूंढते रहेंगे। केस में हमें पता है कि ये वैल्यू है, इसके नीचे ये लाइनें हैं, तो ये हमने लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम चूँकि बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा डिफरेंस समझना आसान मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप कॉम्प्लिकेटेड को एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि इन इंस्ट्रक्शंस का क्या फ़ायदा है। स्विच में इक्वालिटी चेक की एग्जैक्ट वैल्यू ये वाला केस आया तो ये वाला काम कर दिया, ठीक है। वो 100 और 200 लाइन्स ऑफ कोड भी हो सकता है। अभी तो हम सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं, इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये है कि केस जो है वो ब्रेक से एंड होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते, इन केस आप ब्रेक लगाना भूल गए, यूज़र ने 1 एंटर किया तो 1 भी प्रिंट होगा और 2 भी प्रिंट होगा, ठीक है। अगर यूज़र ने 2 एंटर किया तो सिर्फ 2 प्रिंट होगा, आगे ब्रेक आ गई तो प्रिंट नहीं होगा। अगर आगे ब्रेक के अलावा कोई और केस लिखा, कुछ और लिखा, तो वो भी प्रिंट होगा। केस एंड कब होता है, इक्वालिटी कहाँ से चेक की, इसको चेक किया, ये नहीं चला तो फिर आपके पास ये प्रिंट नहीं हुआ। दूसरा चेक किया, ये ट्रू हो गया, ये चला, इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट ब्रेक से पहले होंगी वो सारी चलेंगी। जैसे ही ब्रेक आएगा तब वो ख़त्म होगा, ठीक है। अगर 1 एंटर कर दिया तो उसने क्या किया, ये चला, ब्रेक नहीं आई, उसने ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर दी, ब्रेक आ गई, यहाँ पर एंड कर दिया। तो इसलिए आपने ये लाजमी करना है। आप इसको बेशक चला के देखें, अगर आप 1 एंटर करेंगे तो आपके पास 1 और 2 दोनों प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 एंटर कर दिया तो मेरे पास 1 2 दोनों प्रिंट हुआ। इसलिए आपको ये बात लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपका केस तभी एंड होता है जब आप केस को ब्रेक के साथ एंड करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। अच्छा, जिस तरह इफ़ में होता है ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये फॉल्स हो गई, इसी तरह स्विच में भी होता है कि अगर आपके पास कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर यूज़र ने 1 भी नहीं दबाया, 2 भी नहीं दबाया, 0 भी नहीं दबाया, ठीक है, तो उसको एंड में मैसेज कोई प्रिंट कर दे या कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए कि अगर यूज़र गलत एंटर करता है तो उसको कोई मैसेज दे दें कि इनकरेक्ट मेन्यू या कुछ भी जो भी आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो। तो ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर गलत इन केसेस में से कोई भी केस मैच नहीं कर रहा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आपके पास प्रिंट हो जाती है, आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो इसी तरीके से आपके पास क्या है, ये के स्विच जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। आपका केस 2 होगा तो ये चलेगी, केस 1 ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, केस 2 ट्रू होगा तो ये चलेगी। अगर इन 1 2 के अलावा कुछ और एंटर करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चल जाएगी, ठीक हो गया। अब स्विच के अंदर जो भी है वेरिएबल सिर्फ हम लिख देते हैं, वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं करते। रिलेशनल ऑपरेटर आपके सिर्फ इफ एल्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर केस होता है, केस के साथ हम वैल्यू लिख देते हैं जो कि नंबर के अंदर होनी चाहिए, आगे हम कॉलन लगा देते हैं। फिर हमने लिखना है सी आउट, अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर दिया, 2 है तो 2 प्रिंट कर दिया। डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 2 के अलावा कोई और वैल्यू आई तो उसने डिफ़ॉल्ट प्रिंट कर दिया। और ब्रेक हम लाजमी ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें भी इफ एल्स की तरह होता है, अगर आपने कंपाउंड स्टेटमेंट ऐड करनी है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केस जो है वो तब तक एंड नहीं होता जब तक ब्रेक ना आए। तो आप अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी इसमें यूज़ करेंगे तो वो प्रिंट होंगी जब तक कि आपके पास ब्रेक ना आ जाए, ठीक है। यहाँ तक आपको होपफुली क्लियर होगा। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स और एल्स इफ, नेस्टेड इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, एल्स इफ का कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये जो मैंने आपके साथ लैब शेयर की है, इस लैब के अंदर भी ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है।
जो भी मैंने अभी आपको डेमोस्ट्रेट किया है उसके स्क्रीनशॉट के साथ, आउटपुट के साथ इसके अंदर मैंने डेमोस्ट्रेट करने की कोशिश किया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्स इफ भी हमने पढ़ लिया, मल्टीपल कंडीशंस भी हमने पढ़ ली कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, स्विच है वो भी हमने इसको रीड आउट कर लिया कि स्विच किस तरीके से चल रहा है। अब आपकी लैब के एंड में कुछ टास्क हैं जो कि आपने करने हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। सबसे पहले ये है कि गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी यूज़र आपको क्या करेगा, यूज़र आपको रेडियस ऑफ द सर्कल एंटर करेगा। तो आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि फाइंड आउट करे एरिया ऑफ द सर्कल और दूसरा है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। यानी आपके पास 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक रेडियस का, एक एरिया का और एक पेरीमीटर का। यूज़र क्या एंटर करेगा, रेडियस एंटर करेगा और आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, 2πr होता है, ठीक है। तो आप 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाय r करेंगे और उसको एरिया के वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। सॉरी, पेरीमीटर, 2πr पेरीमीटर होता है और πr² आपके पास क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। r² कैलकुलेट करने के लिए आप math.h की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप r को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी आपका ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आपने दोनों कैलकुलेट कर लिए, एरिया और पेरीमीटर। फिर आपने इफ़ में चेक करना है कि एरिया लेस देन पेरीमीटर है या एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर है या एरिया इक्वल टू पेरीमीटर है। ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके लिए आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देनी है। अगर एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर होगा तो आपने एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर प्रिंट करा देना है, लेस देन पेरीमीटर होगा तो लेस देन पेरीमीटर प्रिंट करा देना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपके पास क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर ने 2.5 डिस्काउंट दिया 20,000 और उससे ज़्यादा की शॉपिंग पे 1.5% डिस्काउंट दिया 5,000 और उससे ज़्यादा की शॉपिंग पे। और अगर आपने कोई भी 5,000 से कम जो है वो शॉपिंग की है तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। और डिस्काउंट किन लोगों को दिया है, जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है, सिर्फ उनको। यानी आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें आपने यूज़र से पूछना है कि उसका टोटल बिल कितना बना, उसने 7,000 पे किया है, 20,000 पे किया है, 15,000, जितने भी उसके पैसे बनते हैं उससे आपने टोटल बिल ले लेना है। दूसरा आपने पूछना है कि आपके पास मेंबरशिप कार्ड है या नहीं। तो वो Y या N में से कुछ एंटर करेगा, येस एंटर करेगा या नो। यानी Y एंटर करे तो इसका मतलब है येस, N एंटर करे तो उसका मतलब है नो, और अगर इसके अलावा कोई सिंबल एंटर करे तो उसका मतलब है कि उसने गलत जो है वो वैल्यू एंटर की है। अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड हो येस, तो आपके पास क्या है, इन तीनों डिस्काउंट में से कोई एक डिस्काउंट अप्लाई होना चाहिए। और अगर आपके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास क्या है, कोई भी वैल्यू जो है वो कोई भी डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने इनवैलिड वैल्यू एंटर की है मेंबरशिप कार्ड के लिए या टोटल बिल के लिए तो आप कोई भी मैसेज एंटर कर सकते हैं कि आपने गलत वैल्यू एंटर की है, इस तरह का। अब इसमें आप डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इफ़ एल्स के अंदर जो है वो चेक कर लें कि यूज़र का जो है वो मेंबरशिप कार्ड है या नहीं, और उसके बाद इफ़ के ब्लॉक के अंदर क्यों अगर वो येस करेगा तो तभी उसके अंदर आपके पास ये डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। फिर दोबारा वो चेक करेगा, इफ़ के ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है या आपके पास 5,000 से लेस है, ठीक हो गया। और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप मेंबरशिप कार्ड के ऊपर स्विच लगा दें, ठीक है। अगर केस Y हो तो उसके अंदर आप इफ़ एल्स से चेक कर लें कि कौन सी वाली आपने कैलकुलेट करना है बिल, और अगर N हो तो आपको पता है कि आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट आपके पास होगा वो आपकी जो भी टोटल बिल उसने एंटर किया होगा उसमें से माइनस होता है ना। डिस्काउंट क्या होता है, जो भी आपका बिल होता है उस पर इतना % लगता है और उतनी वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 20,000 की शॉपिंग है उस पर 2.5 का आप 2.5 का अगर आप डिस्काउंट लगाएंगे तो क्या होगा, वो 2.5% ऑफ 20,000 कैलकुलेट करेगा, ठीक है। वो हमारे पास कोई 400 कुछ बन जाएगा आई गेस,
जितना भी बन जाएगा, तो वो 20,000 में से वो 400 जो है वो माइनस होगा और मेरे पास जो है वो उतनी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है कि आप 2.5% ऑफ 20,000 निकालेंगे और फिर 20,000 में से वो जो वैल्यू निकली थी उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड आपके पास जो है ये आपके पास स्विच स्टेटमेंट से भी हो सकता है और इफ एल्स स्टेटमेंट से भी हो सकता है। स्विच स्टेटमेंट से थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने चेक करना है यूज़र नेम, आपने यूज़र से 2 नंबर एंटर करवाने हैं और यूज़र से आपने ऑपरेशन एंटर कराना है, प्लस यानी सिंबल एंटर कराना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड आपके पास करैक्टर के अंदर सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने यूज़र से ये एंटर कराने हैं और 2 नंबर एंटर कराने हैं। अगर यूज़र प्लस एंटर करता है तो आपने उन 2 नंबरों को ऐड करना है और ऐड करके डिस्प्ले करा देना है। अगर माइनस एंटर करता है तो उन 2 नंबरों को माइनस करना है और माइनस करके डिस्प्ले करा देना है। अगर मल्टीप्लाई एंटर करता है तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप डिवाइड करके इसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। आपने केस लगाया, अगर प्लस है तो आपने 2 नंबरों को ऐड किया, सी आउट करा दिया कि अगर आप इस और इस नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो लेकिन इस वाले में थोड़ा सा आपकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, इसको थोड़ा ट्राई करें। फिर अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसको खुद से ट्राई करें। ट्राई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि यूज़र ने मेंबरशिप कार्ड में येस एंटर किया या नो एंटर किया। सिंपल इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं। इफ़ मेंबरशिप कार्ड जो भी आप वेरिएबल का नाम रखें इक्वल टू वाई, तो आप उसके अंदर कर लें, या स्विच जो भी मेंबरशिप कार्ड का वेरिएबल है उसमें दें, केस वाई लिख दें और केस एन लिख दें। अगर केस वाई है तो उस पर आप क्या करें, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, आपने येस है तो आपने चेक करना है पहले कि बिल कितना है। अगर बिल 20,000 से ग्रेटर है, इफ़ बिल ग्रेटर देन 20,000, तो आप क्या करेंगे, 2.5% ऑफ द 20,000 कैलकुलेट करेंगे। जो भी आएगा उसको 20,000 में से माइनस करेंगे, वो आपका एक्चुअल में बिल होगा। सेम फॉर 1.5% और सेम फॉर बस ये दोनों के लिए है, क्योंकि उससे लेस पे आपके पास शॉपिंग जो है वो उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इस तरह का आप जिस तरह से आप मार्ट वगैरह पे जाते हैं और आपको डिस्काउंट होता है, तो वहाँ पे इस तरीके से आपकी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ट्राई करें तो फिर मुझे बताएं कि आपकी क्या आउटपुट आती है। और यही हमारी आज की लैब थी। इसकी आपको लैब मैनुअल भी मैं अपलोड कर देती हूँ, तो ईजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करना। बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।